तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये हमारी काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है कि अब हमारी वीडियो आप तक कंटिन्यू पहुँचती रहेगी। सभी को पता होगा कि कल आपका LT टेट का जो एग्ज़ाम था, आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। तो हमने कोशिश की है कि आपकी जो आंसर की बना पा रहे हैं वह है काफ़ी हद तक 99% इसमें एक्यूरेसी मिलेगी। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इसमें बीच में जो सस्पेंस में रहेंगे वो मैं बता भी दूंगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया था, खेल जैनेंद्र की कब की रचना है। तो इसमें ए ऑप्शन था एकदम शुरू की, बी ऑप्शन था मध्य की, सी ऑप्शन था अंत की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए एकदम शुरू की, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास पूछा गया था। दूसरे प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारे पास सी सीरीज सी है। तो जिसके पास भी सी सीरीज होगी उसको काफ़ी हद तक आसानी रहेगी, बाकी अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन मैनेज कर लें। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास पूछा गया है, मित्रों मरजानी यारों के यार एवं ए लड़की किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती इसका क्या है, सही आंसर। उसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, प्रेमचंद की कहानी कफन का आरंभ कैसे होता है, ये सभी को पता होगा। इसमें जो पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही, यानी झोपड़े के द्वार पर, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है वो पूछा गया था कि रीतिकालीन काव्य को कितनी धाराओं में बांटा जाता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था, इसका आप सबने सही लगाया होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी तीन भागों में क्या है, रीतिकाल काव्य को बांटा गया है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न पूछा गया था कि आलम रीतिकाल की किस धारा के कवि थे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा सही, यानी रीति मुक्त कवि। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, दोहा पदड़िया गे पद किस काल के प्रमुख छंद है। तो इसमें ए ऑप्शन था आदिकाल, बी ऑप्शन था भक्तिकाल, सी ऑप्शन था रीतिकाल, डी ऑप्शन था आधुनिक काल। तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें जो है ए और बी में कंफ्यूज रहे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आदिकाल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, चील के घर में मांस की धरोहर का अर्थ है। ए ऑप्शन कोई चीज़ ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो स्वयं उसे हड़प जाए, बी ऑप्शन बेहद कंजूस, सी ऑप्शन है जिसका रक्षक ईश्वर हो, और डी ऑप्शन विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। तो इसमें जो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा ए, यानी ऐसी चीज़ ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो स्वयं उसे हड़प जाए, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिशंकु की सी गति होना का अर्थ है कहीं का ना रहना, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, कहीं का ना रहना। जो पहला ही ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए इसमें सारे के सारे क्या है, थोड़े कन्फ्यूजन वाले थे। तो इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो जो ऑप्शन नंबर सी आपके पास है अनुगृहित, यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है कि संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप जो हिंदी में व्यवहार में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जो मैंने हिंदी के 8-10 पार्ट अपलोड किए थे, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ें समझाई हुई है। और यही जो हमारा प्रश्न है डीटो किस में आया था, JVT टेट में, उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, वो होते हैं हमारे तद्भव, जो पहले संस्कृत के थे और अब किस में बदल दिए गए हैं, हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि इनमें से कौन सिद्ध नहीं है। ए ऑप्शन लुइपा, बी ऑप्शन सरहप्पा, सी ऑप्शन गोरक्षप्पा, डी ऑप्शन देवसेन। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है देवसेन, ये हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 12, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, यानी भविष्यत कहा, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी भविष्यत कहा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की। तो देखिए ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे क्या है, गलत नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्य समाज जो है
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसे इसमें ए ऑप्शन है ब्रह्म समाज, ये आपको पता होगा, इसकी स्थापना किसने की थी? यानी राजा राम मोहन राय ने। इसी प्रकार हमारे पास रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ये सब हम जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको करवा चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 14, यानी राजा भाष आयोग का गठन कब हुआ? देखिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती की है, इसका आंसर क्या लगाया है? 1950, परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1955 में क्या हुआ था? राजभाष आयोग का गठन। इसी प्रकार हमारे पास इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भागों में क्या इसको विभाजित किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या बोलता है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी च क्या है हमारा? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का आश्चर्य, हर्ष, करुणा, घृणा, दुख, उत्साह आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादि बोधक क्या है हमारा राइट आंसर? देखिए संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद क्रिया विशेषण, ये सब मैं अपनी वीडियो में आपको बहुत डिटेल से करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसकी यथार्थ निधि होती है? तो देखिए ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है संज्ञा, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण। देखिए मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा। कई बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर्वनाम या क्रिया विशेषण, परंतु इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। अभी तक भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन में इसमें डाउट लग रहा है या मेरे द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको कहीं लग रहा है कि नहीं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? पिन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि किस शब्द का विपरीत अर्थ बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? यानी किसी शब्द का विपरीत अर्थ, विपरीत होता है उल्टा, अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो इसमें तो नाम ही से क्या हमें पता चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वो शब्द कौन से होंगे? विलोम शब्द। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, यशपाल की कहानियों का पहला संग्रह पिंजरे की उड़ान किस सन में प्रकाशित हुई? देखिए यशपाल की कहानियों से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939, 1939 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 1500 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक हिंदी की किन बोलियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होने लगा? ए ऑप्शन था ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बी ऑप्शन है पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, सी ऑप्शन है हिंदी, बंगाली, मराठी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्या है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली ऐसी भाषाएं थी जो 1500 से 1850 तक हिंदी में जो है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होने लगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या बोलता है कि देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन है अशोक के शिलालेख, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी, सी ऑप्शन है जयभट्ट का शिलालेख। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जयभट्ट का शिलालेख ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 क्या बोलता है कि परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है मानक भाषा, बी ऑप्शन है संपर्क भाषा, सी ऑप्शन है राजभाषा, डी ऑप्शन है राष्ट्र भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए ऑप्शन है कवि वचन सुधा, बी ऑप्शन सरस्वती, सी ऑप्शन इंदु, डी ऑप्शन चांद। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 25वां प्रश्न हमारे पास है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। ये आपने बहुत बार एग्जाम में देखा हुआ प्रश्न देखा होगा, ये बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? तो ए ऑप्शन हमारे पास है जैनेंद्र, बी ऑप्शन है वृंदावन लाल, सी ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, डी ऑप्शन है अमृत रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जैनेंद्र। बहुत बार एग्जाम में देखा गया प्रश्न है, इजी क्वेश्चन था। आई होप सबने ठीक ही किया होगा। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? यानी इसमें सिर्फ एक शब्द आपने पकड़ना था, कौन सा? यथार्थवाद। देखिए यथार्थवाद बोलते ही हमारे मन में क्या आ जाता है? प्रेमचंद। बहुत सारी कविताएं, उपन्यास इन्होंने क्या है? यथार्थ रूप से दिखाई हुई है। तो यथार्थवाद के कवि भी कौन है? प्रेमचंद। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या बोलता है कि साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था कौन? ए ऑप्शन प्लेटो, बी ऑप्शन अरस्तु, सी ऑप्शन ड्राइडन, डी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 हमारे पास है, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी। तो प्रश्न नंबर 29 का है सी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 30, सिद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संधा। संधा भाषा में क्या है? सिद्ध साहित्य को लिखा गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 31, छायावाद नामक पुस्तक किसकी है? तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा नामवर सिंह। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य किसने किया? ये ऑप्शन निराला। यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33, यानी अनु का अर्थ है, 4 ऑप्शन थे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीछे। अनुपालना करना, पालन यानी किसी को फॉलो करना, तो यानी पीछे, किसी के पीछे पीछे चलना, उसका पालन करना। तो यही क्या है? अनु का अर्थ। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 हो जाएगा। क्या बोलता है प्रश्न नंबर 34, साहित्य दर्पण का अनुवाद किस नाम से हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द मिरर ऑफ कंपोजिशन। यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 35, अनुवाद प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना मूल लेखन और उसका इतिहास भी उतना ही भव्य है और जटिल है जितना साहित्य की किसी दूसरी शाखा का। ये किसने कहा था? ए ऑप्शन नाइट डास्टर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थियोडोर एच सेवरी। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 36 क्या बोलता है कि हिंदी साहित्य में किसके ऐतिहासिक ग्रंथ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद प्रश्न नंबर 37 हमारे पास है, भावों और मनोविकारों का गहन अध्ययन करने वाले लेखक का नाम बताना है। तो उनका नाम क्या है जो भाव और मनोविकारों का गहन अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट दिख रहा है आपको, आचार्य रामचंद्र आचार्य शुक्ल। यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 38, छायावाद की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंध किस ग्रंथ में प्रकाशित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महादेवी का विवेचनात्मक गद्य। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, निराला जी साहित्यिक निबंधों में किस शैली का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्लेषणात्मक शैली। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 40, इसमें दिया गया है कि प्रतिष्ठित काव्य संग्रह पल्लव के रचयिता है। तो आपने ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, क्या? सुमित्रानंद पंत। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41, किस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते किंतु उसका ध्यान अवश्य रखते हैं? यानी पद्धति तो क्या है? नहीं अपनाते परंतु ध्यान उसका अवश्य रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रीति सिद्ध के जितने भी कवि है वो क्या करते हैं कि इस पद्धति को फॉलो नहीं करते किंतु क्या करते हैं? उनका ध्यान अवश्य रखते हैं। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, रस खान की प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1615, 1615। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, इनमें से हिंदी का रूप क्या नहीं है? तो हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी उर्दू। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार इसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए कोंकणी और उर्दू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से उर्दू होना चाहिए परंतु हो सकता है कई जगह आपको कोंकणी को भी देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन मैं डाउट में रखूँगा, बाकी आपको आता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 44, न का उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान भी मैंने क्या है अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, तो ये फ्री का नंबर आपके पास था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? तो यहाँ भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। देखिए 79 नहीं होता, क्या होता है? 79।
53 में भी क्या होता है, 53 होता है, 53 नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि आंसर की में कौन सा सही आंसर हो। वैसे मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है, बी भी और सी भी, परंतु फिर भी शायद मैं भी आंसर की में क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक जरूर कर लेना। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नामकरण किसकी मौलिक सूझ है? ए ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, बी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 47। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के समीक्षक है, जो सी ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, सही, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 क्या बोलता है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में कब हुआ? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की मांग किस ग्रंथ में की गई? तो इतिहास का नया दृष्टिकोण, छायावाद, भाषा और समाज, या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो देखिए मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, इतिहास का नया दृष्टिकोण। फिर भी आपको अगर आता है तो इसका आंसर जरूर बताएं, इसको भी मैं क्या है डाउट में रखता हूँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 है देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? आप सभी को पता है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर बी यानी 11। प्रश्न नंबर 52 हमारे पास है इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाहक कहलाते हैं? देखिए अयोगवाह वर्ण हमारे पास दो है, कौन कौन से, अंग और अ, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। खड़ी बोली की शब्द क्या है, अकारांत, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अकारांत। उसके बाद अगला प्रश्न है पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जो प प्लस अ प्लस न प्लस ई, ये क्या है, पानी। जिसको पता ही नहीं होगा उसने क्या लगा के आए होंगे, दो, यानी पा प्लस नी। जिनको थोड़ा बहुत पता होगा वो शायद हो सकता है 3 लगा दिए होंगे, प प्लस अ प्लस न का सीधा नी कर दिया होगा तो पानी। परंतु जिन्होंने अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा वो बिल्कुल सही करके आए होंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी 4। उसके बाद प्रश्न नंबर 55 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो बहुत आसान सा सवाल था, यानी ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। तो इस प्रकार यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 56 खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कौरवी। कौरवी क्या है, खड़ी बोली का दूसरा नाम। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं हित तरंगिणी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कृपाराम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58 निम्नलिखित में से हिंदी नवरत्न में कौन सा कवि नहीं है? देखिए नवरत्न अगर आपने पढ़े होंगे, नवरत्न कवि में कौन कौन से कवि आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रसाद। देखिए तीनों जो है हिंदी नवरत्न में आते हैं, तुलसीदास, त्रिपाठी, देव, परंतु एक है जो इसमें नहीं आता। अगला प्रश्न हमारे पास है हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी? ऑप्शन नंबर ए यानी सरस्वती, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास मिश्र जी ने केशव विहारी और देव के साथ साथ किन अन्य कवियों को श्रृंगारी कवियों की कोटि में रखा? ए ऑप्शन विद्यापति, बी ऑप्शन सूरदास, सी ऑप्शन दोनों ए और बी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न क्या है, कन्फ्यूजन वाला है। देखिए जहाँ तक सूरदास की बात है, ये भक्ति काल के कवि थे, तो मैं किसके साथ जाऊँगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है आंसर की में आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिले, परंतु मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मान के चल रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको क्लियर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 61 यानी प्रेत का बयान कविता में किसके प्रेत का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर सी यानी अध्यापक। उसके बाद अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए गए? ऑप्शन नंबर सी यानी 5। ये संज्ञा के प्रकार मैं अच्छे से करवा चुका हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 63 सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य किसे माना? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आनंद। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है कि प्रतिवेदन को अंग्रेजी में
क्या कहते हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रतिवेदन को क्या कहते हैं? रिपोर्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 65, ये भी आप सबका शायद सही हुआ होगा कि अरण्य का उचित पर्यायवाची शब्द युगम चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी वन और जंगल दोनों ही किसके हैं? अरण्य के पर्यायवाची। उसके बाद अगला प्रश्न है तुलसीदास का दार्शनिक मत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वैतवाद। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये भी किसकी? हमारी तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वृंदावन में मीरा की भेंट किस बंगाली भक्त से हुई थी? तो जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है वही वो भक्त है जिनसे जो है मीरा की भेंट हुई थी, यानी जीव गोस्वामी जी। उसके बाद अगला प्रश्न है रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सैयद इब्राहिम क्या है? रस खान का वास्तविक नाम था। प्रश्न नंबर 70 धनानंद किस जाति के थे? तो जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है यानी कायस्थ, इस जाति से क्या है? धनानंद बिलोंग करते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 71 क्या बोलता है कि टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? पिछली बार भी शायद ये प्रश्न आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारावाहिक। अगला प्रश्न है अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? ये भी पिछली बार प्रश्न आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी रेडियो नाटक। उसके बाद अगला प्रश्न है विभावानुभावी व्यूहिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति किसकी परिभाषा है? तो ए ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानी रस, किसकी रचना है? रस। क्वेश्चन नंबर 74 श्रेष्ठ पात्र में अधिक क्या होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी भाव संवेग अधिक्य, परंतु फिर भी हो सकता है आंसर की में आपको क्रियाशीलता देखने को मिले, तो इसको हम अभी थोड़ा डाउट में रखते हैं। फिर भी आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 75 भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यानी मुंबई। उसके बाद अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला सुप्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजा के लिए लिखा था? तो राजा राज जय सिंह जो प्रसिद्ध राजा थे उसी के लिए क्या है? बिहारी जी ने ये लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 77 भूषण का भाषा का मूल गुण क्या है? देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी औज। फिर भी आंसर की में देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 78 किन कवियों की कविताओं से हिंदी कविता में प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगती हुई? ऑप्शन नंबर सी यानी नागार्जुन और शमशेर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला? तो यह भी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। आप सबने इनका नाम सुना होगा। तो यही क्या थे? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार। अगला प्रश्न है हमारे पास सूफी काव्य के लिए प्रचलित अन्य नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमाश्रय शाखा। अगला प्रश्न है हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी नाम कब दिया गया? तो 1957 की बात है जब इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। उसके बाद क्रॉस लाइन शीर्षक में कितनी पंक्तियाँ रहती है? इसको भी हम थोड़ा डाउट में प्रश्न रखते हैं। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 या 3 के साथ क्या है? मतभेद हो सकता है। फिर भी एग्जामिनर देखते हैं किसको सही मानता है, ऑप्शन नंबर सी या डी। उसके बाद 6 कंकारों का ध्यान किस में रखा होता है? देखिए पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, समाचार लेखन में। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कुंवर नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो इसमें भी जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा यानी फैजाबाद। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 85 क्या बोलता है कि गीत फरोश के लहजे में व्यंग्य है वह किस मजबूरी में गीत बेचता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यानी विवशता में क्या है? वो गीत बेचता है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किस प्रोजेक्ट पर काम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू कोश, हिंदी उर्दू कोश। परंतु फिर भी 30% डाउट है, एक बार आप इसे ज़रूर चेक कर लें। अगला प्रश्न है हमारे पास कुआनो नदी का अर्थ क्या है? जैसा कि यहाँ पर पहला ही जो यहाँ पर ऑप्शन है इसी से पता चल रहा है कुएं से निकली नदी, यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास केदारनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? तो JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला प्रश्न है कबीर वाणी में दोहों को क्या नाम दिया गया? यानी ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही, साखी।
ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, साकी। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है, सूरदास से कौन सा मुगल बादशाह मिलने आया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहां। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ। क्या हो जाएगा सही आंसर। फिर अगला प्रश्न है, सुन्नी और भुक्कू का किस जनजाति क्षेत्र से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए यानी गद्दी जनजाति। ए ऑप्शन से यहाँ पर जो है काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपने एक ही सीरीज भी पकड़ी होगी, एक ही सीक्वेंस, तो काफ़ी सारे आंसर क्या आपके सही हुए होंगे। प्रश्न नंबर 93, संस्कृत में पहली को क्या कहा जाता है? तो पहली नाम से ही पता चल रहा है यानी प्रहेलिका। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है, यानी विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया वो प्रश्न है, केरल। अगला प्रश्न है, ग्राम कहानी किस मासिक पत्रिका में प्रकाशित है? ऑप्शन नंबर ए यानी इंदु। क्या हो जाएगा सही आंसर, इंदु। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97, यशोधरा ग्रंथ की नायिका कौन है? नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी यशोधरा। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास की रचना कब हुई? 1937 की बात है जब ये रचना क्या है, आई थी। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्र कविताएं लिखने वाले कवि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 100वां क्वेश्चन है यानी 100, बादल को घिरते देखा प्रकृति के अनुपम चित्र खींचने वाली रचना किसकी है? ये हमने शायद 8th या 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बादल को घिरते देखा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। अगला प्रश्न है हमारा 101, त्यागपत्र उपन्यास का अनुवाद द रेजिग्नेशन नाम से किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही आंसर, अज्ञेय। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जिस भाषा के अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिछली बार का आया हुआ प्रश्न है, स्त्रोत भाषा। कौन सी भाषा होती है? स्त्रोत भाषा। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 की बात है जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 से, परंतु ये पहले भारतीय थे जिन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए मिला था? गीतांजलि नामक उन्होंने जो है ग्रंथ लिखा था, और ये किसके है? जन गण मन के लेखक भी अगर पूछे तो क्या लगाना है आपने? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 104, कछुआ धर्म रचना के रचनाकार क्या है? कछुआ धर्म रचना के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी का पहला उपन्यास लिखने वाले रचनाकार श्रीनिवास दास। क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 106, अज्ञेय द्वारा संपादित तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943। क्या हो जाएगा सही आंसर, 1943। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटक अधिक लिखे? तो ऐतिहासिक नाटक क्या इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखे। अगला प्रश्न है, लोक शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है देखना या सुनना। दोनों में कन्फ्यूजन रहती है, तो देखते हैं आंसर की में क्या होता है, परंतु मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखना। अगला प्रश्न है, लोकचित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को परिचालित करने वाला साहित्य ही लोक साहित्य, ये किसने कहा था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र विद्यार्थी। क्या है? सत्येंद्र विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, यात्रा के मंचन में आसर किसे कहते हैं? यात्रा के मंचन में आसर किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? पात्र। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में किस भाषा के उपन्यासों को अनुवाद सर्वाधिक संख्या में हुआ है? ये भी क्या है? डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। देखिए बांग्ला और अंग्रेजी में क्या है? कन्फ्यूजन। फिर भी अगर आपको आता है तो ज़रूर डाउट में लिखें, कमेंट में अपनी राय दें। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाबू गोपाल राम गहमरी कैसे उपन्यासकार थे? तो ये थे तिलस्मी। कैसे थे? तिलस्मी। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किसका है? देखिए ए ऑप्शन जो है यही क्या हो जाएगा सही आंसर, बाल मुकुंद गुप्त। क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है हमारे पास, आदि काल को चारण काल किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अब हम वीडियो के एंडिंग में पहुंच चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर अगला पार्ट भी आपको देना है, यानी जीके वाला सेशन, उसका क्या है अलग से पार्ट बना देंगे। तो देखिए 115 क्या बोलता है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है,
मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो थे अमीर खुसरो। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भारतेंदु। क्या हो जाएगा? भारतेंदु। अगला प्रश्न है हमारे पास, 11 वर्ष का समय कहानी में किसकी मार्मिक व्यंजना की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीत स्मृति। तो ये थे हमारे पास टोटल कितने 120 प्रश्न। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 120 में से कितने प्रश्न सही हुए। बाकी जो अगले 30 प्रश्न है जीएस के, उसका भी हम वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपका पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स आपके बन रहे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।